हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारी अमेंडमेंट सीरीज की थर्ड वीडियो है और लास्ट वीडियो है। अभी तक हमने पार्ट 2 के अमेंडमेंट्स में सेक्शन ए बी सी डी ई कवर किया था। आज हम लास्ट डिस्कशन करेंगे सेक्शन एफ, जो कि है आपका प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड। उसके अंदर आपके 2 टॉपिक्स ऐड हुए हैं और एक टॉपिक डिलीट भी हुआ है। ठीक है, तो जो पहले टॉपिक डिलीट हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मॉरल वैल्यूज, मॉडर्न फिलोसफीज एंड वैल्यूज का एक टॉपिक है, वो पूरा डिलीट हुआ है आपका। ठीक है, तो वो एक टॉपिक डिलीट हुआ है, बाकी 2 टॉपिक्स ऐड हुए हैं। कौन कौन से हैं वो टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बिजनेस फ्रॉड। ये एक टॉपिक ऐड हुआ है नया। बिजनेस फ्रॉड के बारे में जानते हैं क्या होता है। बिजनेस फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड क्या होता है? कोई भी इंटेंशनली कोई भी चीज हम जब गलत करते हैं वो फ्रॉड होता है। बट बिजनेस के अंदर जब हम इंटेंशनली कोई भी फ्रॉड करते हैं बिजनेस को लेके, वो बिजनेस फ्रॉड हो जाता है। अब इस बिजनेस फ्रॉड कोई भी कर सकता है। एम्प्लॉयज जो इंटरनली काम कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, या एक्सटर्नली भी कर सकता है। जो कि फ्रॉड जो बिजनेस को लेकर के हो, वो क्या होता है? बिजनेस फ्रॉड होता है। इट रेफर्स टू द डिसीटफुल एक्टिविटीज और डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस conducted by individual or companies to gain an unfair or unlawful financial advantage। तो कभी कभी कंपनीज खुद भी बिजनेस फ्रॉड करती है अनफेयर एडवांटेज गेन करने के लिए। एंड इसके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। यहाँ पे दो जो मेन आपके फ्रॉड है वो डिस्कस किए गए हैं। एक तो है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स एंड एक है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, अब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज डिफाइंड एज द इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट और ओमिशन। यानी कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आपके बैलेंस शीट P&L है, उसके अंदर आप फ्रॉडुलेंट मतलब कि गलत रिपोर्टिंग करते हो। जो चीज है ही नहीं वो चीज दिखाते हो, या जो चीज है उसको छुपा लेते हो। ये इसके भी 3 एग्जाम्पल्स हैं, देखो क्या क्या है। मैनिपुलेशन, falsification or alteration of accounting reports or supporting documents from which financial statements are prepared। अब कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है या कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है जिससे कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, तो उसी के अंदर कुछ भी मैनिपुलेशन कर देना, उसको कम दिखा देना, ज्यादा दिखा देना, खर्चों को ज्यादा दिखा देना, नकली डॉक्यूमेंट्स दिखा देना, तो वो एक चीज होती है। सेकेंड एग्जाम्पल है मिस रिप्रेजेंटेशन इन और इंटेंशनल omission from the financial statements of events, ट्रांजेक्शन्स और अदर सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। कोई ऐसा इवेंट हुआ था, कोई ट्रांजेक्शन हुआ था जिसको आपने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया या उसको गलत बता दिया। ठीक है। थर्ड है इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू अमाउंट्स, क्लासिफिकेशंस, मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। इसके अंदर क्या होता है कि अब जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, तो उससे रिलेटेड हम उनका गलत तरीके से यूज करते हैं, उनको गलत तरीके से अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, वो गलत हो जाती है। कोई भी अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए हम दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें बैंक से लोन लेना है, अब बैंक तो जो एक अच्छी कंपनी है जो प्रॉफिट कमा के दे रही है उसी को लोन देगी, तो वो क्या करेंगे? हमारे प्रॉफिट्स को ज्यादा दिखा देंगे, एक्सपेंसेस को कम कर देंगे, छुपा देंगे, ओमिट कर देंगे। उससे क्या होगा? पोजीशन एक अच्छी दिखेगी, उससे क्या होगा? उनको लोन मिल जाएगा। ठीक है। सेकेंड टाइप का बिजनेस फ्रॉड जो होता है वो होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का मतलब होता है जो एसेट्स हैं कंपनी के उनको गायब कर देना, उनको मिस एप्रोप्रिएट कर देना, मतलब कि जो है उनको नहीं दिखाना या जो नहीं है उनको दिखाना। वही एग्जांपल आता है कि बिजनेस लोन अगर लेना है आपको, तो आपके पास कोई एसेट्स मॉर्टगेज करने के लिए नहीं है, बट बैंक तो मांग रहा है, तो आप जो एसेट नहीं है उसको मॉर्टगेज नकली पेपर बनवा के उसके दिखा देते हो। ठीक है, तो दैट इज नॉट अ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, बट yeah, that is also misappropriation of asset. Okay, now let's look at the different types of misappropriation of assets. फर्स्ट इज कैश थेफ्ट, मतलब कि कैश का चोरी कर लेना। इसके अंदर जो कैश, फिजिकल कैश है, उसको चोरी कर लेना। दूसरी चीज हो सकती है कि एम्प्लॉइज डोंट रिकॉर्ड सम सेल्स और अंडरस्टिमेट टेकिंग द अनरिपोर्टेड कैश, मतलब कि कुछ सेल्स हुई, कैश में हुई, उसको दिखाया नहीं और खुद ने कैश रख लिया, उसको स्किमिंग भी बोलते हैं। थेफ्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग
रिकॉर्ड तो कर दिया बट उसके बाद आपने चोरी कर लिया। सेकंड होता है इन्वेंटरी थेफ्ट एंड मिसयूज, इन्वेंटरी को आप चुरा लेते हो। इसके अंदर भी 3 एग्जाम्पल है, अनऑथराइज पर्सनल यूज और थेफ्ट ऑफ इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का पर्सनल यूज के लिए ले जाते हो और कहीं जाके बेच देते हो। False sales and shipping schemes, employees create fake sales documents to cover up the theft of inventory। अब इन्वेंट्री की चोरी होने के लिए आप फेक सेल्स डॉक्यूमेंट, मतलब कि इन्वेंट्री में कुछ कोई भी गुड था लेकिन आपने उसका फेक सेल्स डॉक्यूमेंट बना के उसको चोरी कर दिया, मतलब आप चुरा के ले गए बट उसका सेल्स डॉक्यूमेंट आपने फेक दिखा दिया। परचेजिंग एंड रिसीविंग स्कीम्स, एम्प्लॉयज माइट मैनिपुलेट परचेज ऑर्डर्स और डिलीवरी टू डाइवर्ट मर्चेंडाइज टू देमसेल्व्स और प्लेसेस दे कंट्रोल। तो अब उसके अंदर क्या है, परचेज ऑर्डर्स जो है उनको मैनिपुलेट कर दिया। किसी ने परचेज ऑर्डर करा था 1000 पीसेस का, आपने उसको ही मैनिपुलेट कर दिया कि वो तो 950 का आया था और बाकी 950 आपने जो बाकी 50 है वो आपने खुद ने गायब कर लिए। थर्ड आता है अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉड। इसके अंदर क्या होता है, राइटिंग ऑफ रिसीवेबल्स। इसके अंदर क्या करते हैं, एम्प्लॉय स्टील कैश रिसीट्स एंड देन राइट ऑफ द रिसीवेबल्स एज बैड डेट, सो इट लुक लाइक कस्टमर्स जस्ट डिडंट पे। एम्प्लॉयज क्या करते हैं, जो भी कैश रिसीव, मतलब कि किसी ने अगर कैश के अंदर पेमेंट करी तो आपने क्या करा, उसको बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ कर दिया और उसका जो कैश है वो खुद के पास रख लिया। उसके बाद आती है लैपिंग स्कीम। लैपिंग स्कीम में क्या होता है, एन एम्प्लॉय टेक्स अ पेमेंट फ्रॉम वन कस्टमर बट इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग इट दे यूज अ लेटर पेमेंट फ्रॉम अनदर कस्टमर टू कवर अप द फर्स्ट स्टेप, कंटिन्यू डिलेइंग रिकॉर्डिंग पेमेंट्स। अब लैपिंग के अंदर क्या होता है, वो लैप करते रहते हैं, एक पेमेंट ले लेते हैं कस्टमर से लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वो किसी और कस्टमर की जो पेमेंट करनी होती है उसको दिखा देते हैं। तो मतलब वो लैप करते रहते हैं, एक से लेके दूसरे को दिया और बीच में खुद ने कमा लिया, इस तरीके से वो करते रहते हैं। उसके बाद आता है फ्रॉडुलेंट डिसबर्समेंट्स एंड फेक सप्लायर्स। अब फेक सप्लायर्स आप क्रिएट कर देते हो, एम्प्लॉइज दे क्रिएट फेक सप्लायर्स एंड सबमिट फॉल्स इनवॉइसेस फॉर पेमेंट। फेक सप्लाई दिखा देते हो कि हमने किसी को सप्लाई करी है, उसकी पेमेंट हमें करनी है, फेक इनवॉइस आप दिखा देते हो। कोल्यूजन, if the employees doesn't have approval authority they may work with someone else in the company to approve these fake invoices। आप collusion के अंदर क्या है कि हो सकता है आपकी उतनी अथॉरिटी नहीं है कि आप फेक इनवॉइसेस को अप्रूव कर दो, तो आप किसी के साथ कल्यूजन करके एक टीम अप करके वो चीज करते हो। फिफ्थ आता है एक्सपेंस रीइंबर्समेंट स्कीम। इसके अंदर क्या होता है, आप एक्सपेंस का रीइंबर्समेंट के नाम पे फेक बिल्स देते हो। इसके अंदर क्या, ओवरस्टेटिंग और फैब्रिकेटिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज इन्फ्लेट और मेकअप एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस ट्रिप्स, मील्स और अदर रीइंबर्समेंट। इसके अंदर क्या होता है कि आप कोई बिजनेस ट्रिप पे गए, वहां पे आपने कुछ खाया पिया, आपने क्या किया, आप भूखे रह गए, खाया नहीं, लेकिन आपने नकली बिल दिखा दिया तो वो ओवरस्टेट कर दिया। सबमिटिंग पर्सनल एक्सपेंस, खुद के कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस को आपने बिजनेस एक्सपेंस दिखा के उसका रीइंबर्समेंट ले लिया। थर्ड आता है क्रिएटिंग फेक रिसीट्स, एम्प्लॉयज माइट सबमिट receipts for expenses that never occurred or goods and services not related to the business। कोई ना झूठा एक्सपेंस का रिसीट दे दिया जो कि बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं, कुछ भी बनवा के दे दिया, ठीक है। तो ये सब पूरा थ्योरेटिकल है, ठीक है, आप रीड करेंगे आपको सब समझ में आएगा, बहुत सिंपल सिंपल है। सिक्स्थ टाइप ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है चेक टेम्परिंग। इसके अंदर क्या होता है, ऑल्टरिंग पेई इंफॉर्मेशन, changing the payee name or the amount on company checks to benefit oneself। पेई का नाम आप चेक पे चेंज कर दोगे, फॉल्स चेक, झूठे चेक आप बना के प्रेजेंट कर दोगे, फॉर्जिंग इंडोर्समेंट्स, इंटरसेप्टिंग चेक्स मेंट फॉर समवन एल्स एंड फॉर्जिंग देयर सिग्नेचर। अब आपको किसी का वो लेके चेक लेकर के उस पर फॉर्ज कर लेते हो सिग्नेचर, ये तो बहुत ही बड़ा फ्रॉड है वैसे तो। पेरोल फ्रॉड, इसके अंदर क्या होता है, कोई एम्प्लॉय है जो कि है ही नहीं लेकिन उसका नाम आपने पेरोल पे डाल रखा है और उसकी पेमेंट आप खुद लेते हो। इन्फ्लेटिंग आवर्स वर्क, आपने जितना काम करो उससे ज्यादा आप काम किया 8 घंटे, आपने दिखाया 10 घंटे, तो उसके बदले में 2 घंटे आप एक्स्ट्रा कैश लेके जा रहे हो कंपनी से, दैट इज मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। इंक्रीजिंग वेजेस, ऑल्टरिंग पेरोल डेटा, पेरोल जो डेटा है, पेरोल डेटा क्या होता है, जिसमें सारे एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि इसको इतना सैलरी दी जाती है, इतनी है, तो उसी को ही आप ऑल्टर कर देते हो, वेजेस को बढ़ा के दिखा देते हो, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखिए आप सब लोग, which of the following scenarios best exemplifies asset misappropriation। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट सूटेड है एसेट मिसएप्रोप्रिएशन के लिए, देखो आप सब बताओ, देखो एक बार क्वेश्चन को रीड करो। फर्स्ट ऑप्शन है मार्केटिंग टीम लॉन्चेस अ कैंपेन विद मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट।
ये तो मुझे मिस एप्रोप्रिएशन का नहीं लगता, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एसेट की चोरी नहीं हुई है, सिर्फ आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। एन एम्प्लॉय क्रिएट फेक सेल्स डॉक्यूमेंट टू कवर अप इन्वेंटरी थेफ्ट। अब आपने इन्वेंटरी चुरा ली और उसका फेक सेल्स डॉक्यूमेंट बना दिया, ये तो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा ही था। तो ये क्या हो गया हमारा, एसेट मिस एप्रोप्रिएशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडिशन जो आपका प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर हुआ है वो है डेटा एथिक्स के बारे में। डेटा, अब व्हाट इज डेटा एथिक्स? डेटा आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एआई के बारे में आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, क्या है उसके पास? डेटा ही है। गूगल है, उसके पास क्या है? डेटा ही है। सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो गया, जितनी इंफॉर्मेशन है वो सब डेटा है। तो जब आप डेटा को यूज कर रहे हो किसी के, तो उसके लिए क्या एथिक्स आपको मेंटेन करनी चाहिए, ये एक टॉपिक नया ऐड हुआ है। डेटा एथिक्स क्या होता है, देखिए, डेटा ethics about is about doing the right thing when collecting, using, storing and sharing data। अगर आप कोई भी डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, यूज कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एथिक्स मेंटेन करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। It focuses on making sure that people's privacy and rights are respected. When companies or AI systems handle data, data ethics helps ensure they follow basic ethical rules to avoid causing harm to individuals or society। तो आपको इस तरीके से डेटा को यूज करना चाहिए जिससे कि आप सोसाइटी को, किसी की भी इंडिविजुअल को हार्म नहीं करें, उनकी प्राइवेसी राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए। गलत यूज के लिए कभी भी इंफॉर्मेशन डेटा को यूज नहीं करना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल भी है, देखो। Imagine a company collects personal information from people who sign up. Usually आप कोई भी साइट पे साइन अप करते हो तो वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, लाइक नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, लाइक दैट। तो इफ द कंपनी फॉलोज गुड डेटा एथिक्स, व्हाट दे विल डू? They only collect the information they really need. They make sure the data is stored so no one unauthorized can access it. Don't share or sell the data to other companies without permission. Allow people to see or delete their own information if they want to. तो अगर गुड डेटा एथिक्स फॉलो कर रहे हो तो आप ये सब चीजें करोगे। बट अगर एक कंपनी जो है, जो इग्नोर करती है डेटा एथिक्स को, वो क्या करेगी? कलेक्ट टू मच पर्सनल इन्फॉर्मेशन विदाउट एक्सप्लेनिंग व्हाई। दे विल सेल और गिव योर डेटा टू अदर्स। वो किसी और को आपका डेटा विदाउट कंसेंट दे देंगे और आपके डेटा को प्रोटेक्ट भी नहीं करेंगे। मतलब उनकी सिक्योरिटी इतनी हल्की है कि कोई भी हैकर हैक करके आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो गुड डेटा एथिक्स इंश्योर की कंपनी आपकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करती है, आपकी इंफॉर्मेशन को बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करती है। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं डेटा एथिक्स के। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या प्रिंसिपल आपको फॉलो करना चाहिए जब डेटा एथिक्स आप लगा रहे हो, अपनी कंपनी के अंदर यूज कर रहे हो? फेयरनेस, इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशंस दे शुड कलेक्ट द डेटा दे नीड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। दे मस्ट अवॉइड एनी बायस। सो अगर जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वही फेयर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करनी चाहिए विदाउट एनी बायस। ठीक है। प्रिवेसी, डेटा जो है इट ऑल्सो इंक्लूड्स पर्सनल इंफॉर्मेशन that is known as personally identifiable information like name, address and credit card numbers। ऑर्गेनाइजेशंस को इन डेटा को बहुत सिक्योरली रखना चाहिए जिससे कि कोई और एक्सेस नहीं कर पाए। तो प्राइवेसी जरूरी है जब भी आप डेटा एथिक्स को फॉलो कर रहे हो अपनी कंपनी में। ट्रांसपेरेंसी, when an organization collect data, the people it comes from have the right to know how। ट्रांसपेरेंसी मीन्स जिससे आप डेटा ले रहे हो उसको ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि किस लिए आप उसका डेटा यूज कर रहे हो, कैसे आप उसके डेटा को स्टोर करोगे। ओनरशिप, ऑर्गेनाइजेशन दे मस्ट गेट इन, किसी भी इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन को अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए उसको आपकी परमिशन होनी चाहिए। दिस कंसेंट कैन बी लाइक साइनिंग करने से पहले दे आस्क ना टर्म्स एंड कंडीशन दैट आई अप्रूव एवरीथिंग टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। सो लाइक दैट ओनरशिप होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशंस को अकाउंटेबल होना चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन वो यूज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एथिकल इश्यूज दैट अराइज फ्रॉम द यूज ऑफ डेटा। दे शुड थिंक अबाउट एनी नेगेटिव। तो उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए डेटा की कि अगर वो यूज कर रहे हैं तो उसको स्टोर करके रखेंगे, अगर कुछ गलत होता है तो दे आर अकाउंटेबल फॉर दैट। ओके, दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा एथिक्स। अभी गवर्नमेंट ने कुछ डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस भी बनाए हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब देखो पर्पस क्या है, गवर्नमेंट ने क्यों डेटा प्रोटेक्शन रूल्स बनाए हैं। द मेन गोल ऑफ दिस रेगुलेशन इज टू इंश्योर दैट पर्सनल डेटा इज हैंडल सेफली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली पर्सनल डेटा होता है, बैंक अकाउंट नंबर होते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर्स होते हैं, हेल्थ इन्फॉर्मेशन होती है, उसको रिस्पॉन्सिबली वो सेफली और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटेक्शन रूल्स बनाए हैं। लीगल फ्रेमवर्क,
गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड दे हैव क्रिएटेड, अब उन्होंने एक कंट्रोल क्रिएट किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लाइंस, अब कंप्लाइंस क्यों जरूरी है, ये जो रूल्स बनाए हैं इसके लिए कंप्लाइंस क्यों जरूरी है। फॉलोइंग दिस रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड लीगल प्रॉब्लम्स, मतलब लीगल प्रॉब्लम मतलब कि अगर आपकी कुछ, अगर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन कहीं पे मिसयूज हुई है, कहीं पे लीक हुई है या हैक हुई है, तो ऑब्वियसली कस्टमर का एक जो ट्रस्ट है आपके ऊपर से वो टूट जाएगा। बिसाइड्स आपकी जो एक खुद की इमेज है वो भी खराब होती है। ठीक है, अब इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, रेगुलेशंस किस किसने बनाए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यूरोपियन यूनियन, the EU, that is European Union, they have a comprehensive law called the General Data Protection Regulation, GDPR उन्होंने बना रखा है. This law outlines how organizations should manage personal data. तो दे हैव क्रिएटेड सम आउटलाइंस कि उनको कैसे अपने डेटा को, पर्सनल डेटा को मैनेज करना है, और वो रेगुलर चेक्स यानी कि ऑडिट वगैरह भी करवाते रहते हैं। ठीक है, कुछ और रेगुलेशन यूएस ने भी बनाए हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ने। देयर इजंट वन फेडरल लॉ दैट कवर्स ऑल पर्सनल डेटा, इंस्टेड देयर आर डिफरेंट। तो यूएस के अंदर तो अलग अलग जो हैं वो लॉज बने हुए हैं टू प्रोटेक्ट द डेटा, दैट इज HIPAA, दैट इज प्रोटेक्ट द हेल्थ इंफॉर्मेशन। GLBA बना रखा है, दैट इज कवर्स द फाइनेंशियल डेटा। फेडरल ट्रेड कमीशन लॉ बना रखा है जो कि कंज्यूमर डेटा को प्रोटेक्ट करता है। तो इन्होंने अलग अलग तरह के लॉ बना रखे हैं अलग अलग तरह के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, बाकी और स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे भी सब अपने कुछ ना कुछ रेगुलेशंस बनाते हैं डेटा को, सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे कि वो कहीं पे भी मिसयूज नहीं हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा अमेंडमेंट था सेक्शन F का, दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स का। 2 टॉपिक्स हैव बीन एडेड एंड 1 टॉपिक हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम दिस। ओके, सो दिस वाज द 3rd पार्ट ऑफ आवर अमेंडमेंट सीरीज। इसके साथ आपके CMA US पार्ट 2 के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। ओके, सो बाय बाय एवरीवन एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।